Good evening, everyone. This is CA Puneet Goyal, an indirect tax professional in India. आज मैं आपसे जो फाइनेंस बिल आया 2022 का 1 फरवरी 2022 उसमें जो प्रोविजंस आए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस प्रोविज़न को लेकर सबके मन में बहुत उत्सुकता है कि क्या आया, और क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं था लोगों को कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या डिजिटल एसेट्स में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका क्या होगा, किस रेट से टैक्सेबल होंगे, कितना टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, किस हेड में देना पड़ेगा। आज हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहला एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें जो अमेंडमेंट में प्रपोज किया गया है उसमें कहा गया है कि कोई भी अगर डिजिटल एसेट का ट्रांसफ़र होता है उसके जो प्रॉफिट पे है 30% टैक्स लगेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन से प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगेगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। सपोज करते हैं एक बंदे के पास 100 बिटकॉइन थे जो उसने 1 लाख के खरीदे थे, और इसे खरीदने के लिए उसने किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली थी जिसको 50,000 रुपये दिए थे। अब जब उसने इन 100 बिटकॉइंस को बेचा तो 5 लाख के बिके। इट मीन्स अब सवाल यह है कि जो प्रॉफिट होगा जिस पे टैक्स लगेगा 30% वो कितना है, क्या वो 4 लाख होगा या 3.5 लाख होगा। तो इसमें जो लॉ बनाया गया है उसमें साफ साफ लिखा गया है और बताया गया है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट जो प्रॉफिट है उसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसीडर किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी खर्चा होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट होती है इनकम टैक्स के अंदर वो भी कंसीडर नहीं की जाएगी। कोई अगर लॉस है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, वो भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, या करंट लॉसेस हैं। उसके अलावा जो एग्जम्पशन अवेलेबल होती है इनकम टैक्स के अंदर वो भी अवेलेबल नहीं होगी। इट मीन्स हमारे इस केस में एग्जाम्पल में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख, सिर्फ इसे ही खर्चा माना जाएगा और इसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है 4 लाख रुपए, इस पे सीधा का सीधा 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये तो पहला ट्रांजैक्शन है जिस पे ये बात की गई है कि अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा। दूसरा जो प्रोविजन आया है वो टीडीएस से रिलेटेड है। अब हमें ये समझना है कि टीडीएस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उसके क्या जवाब हैं। क्वेश्चन ये है कि टीडीएस कौन काटेगा, कब काटेगा, किस रेट से काटेगा। तो इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई गुड्स या सर्विस खरीदा 1 लाख रुपए का। यहाँ 1 लाख रुपए का मतलब इंडियन रुपीस में हम बात कर रहे हैं, इंडियन रुपीस में 1 लाख का खरीदा, जिसके लिए उसने पेमेंट करी है क्रिप्टो करेंसी से। उतनी वैल्यू 1 लाख की जो वैल्यू थी क्रिप्टो करेंसी की वो उसने ट्रांसफर कर दी। वो हो सकता है 100 हो या 200, जितनी भी थी उसे ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है उसके अनुसार जो पेमेंट हुई है टोटल की टोटल इन काइंड हुई है। कैश में ये पेमेंट जब मानी जाती जब लीगल टेंडर करेंसी में पेमेंट होती, और इंडिया में लीगल टेंडर करेंसी कौन सी है, इंडियन रुपीस। तो यहाँ सारी पेमेंट बिटकॉइन से की गई है, तो सारी पेमेंट इन काइंड की गई है। तो इस केस में जो 1 लाख की पेमेंट करी है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, उस पे मिस्टर ए को 1% टीडीएस काटना है और सरकार को डिपॉजिट कराना है। अब दूसरा सवाल यह है, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट, अभी तो पहले ट्रांजैक्शन में सेल कोई चीज परचेज खरीदी थी या कोई सर्विस ली थी उसके लिए करी है। दूसरे ट्रांजैक्शन में सपोज करो वो उसे गिफ्ट देता है, तब क्या होगा, क्या तब भी टीडीएस कटेगा? इसका जवाब है नहीं। अगर मिस्टर ए ने 100 बिटकॉइन मिस्टर बी को दिए हैं एज ए गिफ्ट, इस केस में हमें ये चेक करना है कि टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, और अगर टैक्स ट्रीटमेंट होगा तो क्या होगा। तो इसका जवाब ये है, जो 100 रुपए के बिटकॉइन इसने ट्रांसफर करे हैं, हम उसकी वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख रुपए, तो मिस्टर बी को मिले 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख पे पहली बार टीडीएस नहीं कटेगा क्योंकि ये गिफ्ट है,
कोई कंसिडरेशन हम पे नहीं कर रहे हैं किसी गुड्स या सर्विस के लिए, इसलिए। अब दूसरा सवाल, मिस्टर बी के हैंड में ये एज ए गिफ्ट टैक्सेबल है या नहीं है? बिल्कुल टैक्सेबल है। जैसे नॉर्मल प्रोविजन गिफ्ट के एप्लीकेबल हैं, नॉर्मली वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे और चेक किया जाएगा कि क्या वो 1 लाख का अमाउंट टैक्सेबल कैटेगरी में आता है या एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। अगर टैक्सेबल में आएगा तो मिस्टर बी के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्प्ट में आएगा तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में। किसी के पास बिटकॉइन पड़े हैं उसके वॉलेट में और उसने उससे कन्वर्ट करके कैश विड्रॉ कर लिया या अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए, क्या इस पे भी टीडीएस लगेगा? नहीं, यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमने किसी कंसिडरेशन के लिए पेमेंट करी है बिटकॉइन के थ्रू, उसी पे टीडीएस कटेगा। अब यहाँ पे जो हमारा एक सवाल था कि किसको टीडीएस काटना है, ये तो हमें पता चल गया, जो सर्विस ले रहा है या गुड्स खरीद रहा है उसको करना है। अब उसमें किस पर्सन को कब कब काटना है ये हमें एक बार और देखना है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन कौन है और नॉन स्पेसिफाइड कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन उसे कहा गया है या तो वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, जिसकी इनकम नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टर्नओवर की या ग्रोस रिसीट्स की। अगर सेल परचेज करता है तो उसकी टर्नओवर 1 करोड़ तक है, और अगर वो सर्विस प्रोफेशनल है तो उसकी टर्नओवर ग्रोस रिसीट 50 लाख तक है। तो क्या मतलब है, 1 करोड़ तक टर्नओवर बिजनेसमैन की या फिर प्रोफेशनल की 50 लाख तक रिसीट तक है, तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ क्या कहलाएगा? ये इंडिविजुअल एचयूएफ स्पेसिफाइड पर्सन कहलाएगा। और उसके केस में जो लिमिट है, अब जब ये पेमेंट कर रहा है बी को और ये पेमेंट एक्सीड करती है 50,000 से ज़्यादा, उसी केस पे उसे टीडीएस काटना है ड्यूरिंग द ईयर। अगर ये वैल्यू 50,000 क्रॉस कर जाती है तो उसे 1% टीडीएस काट के जमा कराने की जिम्मेदारी है, अदरवाइज कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी कैटेगरी स्पेसिफाइड में एक कैटेगरी और आती है, वो कौन सी कैटेगरी है? मिस्टर ए या तो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है लेकिन उसकी कोई भी बिजनेस से इनकम नहीं है। तो ऐसा पर्सन जिसकी अदर देन बिजनेस इनकम है और उसने जो पेमेंट करी है पूरे साल में थ्रू डिजिटल एसेट वो 50,000 से ज़्यादा है, तब भी उसे 1% टीडीएस काटना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो कौन सी बचती है? स्पेसिफाइड कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली। नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी, नॉन स्पेसिफाइड कौन सी है? अदर देन स्पेसिफाइड। जो स्पेसिफाइड में 2 कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली, इंडिविजुअल और एचयूएफ की। उसके अलावा जो भी पर्सन बचता है उसने अगर पेमेंट करी है कोई भी और ये पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 10,000 से ज़्यादा की है, तो इस केस में उसे 1% टीडीएस काटना है। अब यहाँ पर हमारे कुछ सवाल बचते हैं जिसका जवाब जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई है उसके अंदर भी शायद नहीं दिया गया है, और इनके जवाब उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जब कुछ रूल्स आएंगे या क्लैरिफिकेशन आएगी उसमें हमें मिल सकते हैं। जैसा कि अगर मैंने बिटकॉइन से ही टोटल पेमेंट करी है और मुझे 1% टीडीएस काटना है, तो जो मैंने 1 लाख रुपए की पेमेंट बिटकॉइन के थ्रू करी है, क्या उसे ग्रोसअप करने की जरूरत होगी या नहीं? एक इस सवाल का हमें जवाब ढूंढना जरूरी है। दूसरा, अगर मेरी पेमेंट 50,000 या 10,000 से एक्सीड कर जाती है तो जो टीडीएस कटेगा टोटल अमाउंट पे कटेगा या डिफरेंस अमाउंट पे कटेगा? मीन्स मैंने पेमेंट कर दी 60,000 की, तो अब ये 10,000 पे मुझे टीडीएस काटना होगा या पूरे 60,000 पे काटना है, ये हमें चेक करना है। मेरा मानना यह है कि इस पूरे 60,000 पे कटेगा, क्योंकि अभी तक टीडीएस के जितने ही प्रोविजन है वो टोटल अमाउंट की बात करते हैं। तो अब नटसेल में हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रोविजन अभी प्रपोज किए गए हैं बजट के अंदर वो 2 हैं। एक तो सेल होती है जब हमारी डिजिटल एसेट की, तब कितना टैक्स लगेगा जिसकी बात की गई है 30%, और अगर डिजिटल करेंसी को हम यूज कर रहे हैं एज ए कंसिडरेशन फॉर टेकिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, उस टाइम पे हमें टीडीएस काटना होगा। उसके अलावा एक पॉइंट और है कि सबका क्वेश्चन ये है कि क्या डिजिटल करेंसी को इंडिया में रेगुलाइज कर दिया गया है या नहीं किया गया है। मीन्स अभी जो है क्या ये वैलिड करेंसी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? इसका जवाब ये है कि अभी तक इसे वैलिड नहीं किया गया है। अभी बस इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पे क्या टैक्स ट्रीटमेंट किया जाएगा इसके बारे में अमेंडमेंट आई है।
इसके अलावा सरकार ने एक चीज और करी है, सरकार ने आरबीआई को कहा है कि आप अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आए, जिसको उन्होंने नाम लिया डिजिटल रुपए। जब वो आएगी तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि कुछ इस पे भी क्लैरिटी आएगी कि जो क्रिप्टो करेंसी है या अदर देन इंडियन डिजिटल करेंसी है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसे क्या कंसिडर किया जाएगा, वेदर वैलिड माना जाएगा नहीं माना जाएगा, या उसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट बना के उसे छोड़ दिया जाएगा खाली। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब को कंप्लीट करने की कोशिश करी है, और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है सरकार भी क्लैरिफिकेशन लाएगी और उसे क्लियर करेगी जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं। धन्यवाद।